अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नशो नुमा के असूल। हमने पहले पढ़ा था कि वरासत क्या है, माहौल के क्या असरात हैं फ़र्द की शख्सियत में। अब देखेंगे नशो नुमा के असूल जो है वो फ़र्द की शख्सियत में कैसे असरानंदाज होते हैं। पहला असूल है कि नशो नुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। मुनज़्ज़म से मुराद क्या है कि मखसूस तरतीब और तरीक़े के मुताबिक जो है वो नशो नुमा का जो अमल है वो फ़र्द की पर्सनैलिटी में वक़ूफ़ पसीर होता है। यानी तरतीब है, दर्जा बंदी है, तसलसल पाया जाता है एक ख़ास तरतीब से। सबसे पहले तफूलियत का अहद आप देखते हैं, बहुत छोटी उम्र में बच्चा, फिर लड़कपन है, नौबलूगत है, बुलूगत है, यानी ये सब जो है वो दर्जा बदर्जा उसकी नशोनुमा के स्टेप्स हैं। सेकंड है कि नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, यानी ऐसा अमल जो पैदाइश से लेकर फ़र्द के बुढ़ापे तक जारी रहता है और किसी भी लम्हे में नहीं रुकता। इंसान सो रहा है, खा रहा है, जाग रहा हो, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। हाँ, ये है कि उसकी रफ़्तार ज़रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में मुख्तलिफ़ हो सकती है। जैसे इब्तदाई बचपन में आप देखते हैं बच्चा बहुत तेज़ रफ़्तारी से बढ़ रहा होता है। छोटा बच्चा है, 6 माह में देखें उसमें कितनी तब्दीली आ जाती, साल बाद 2 साल, और फिर जब फ़र्द जो है वो 12-14 साल तक, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नशोनुमा जो है वो थोड़ी रफ़्तार कम हो जाती है, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में रुक जाए। तीसरी जो अहम असूल है वो इर्तिकाई अमल है। इर्तिका क्या होता है? दर्जा बदर्जा ऊपर की तरफ जाना। इसमें भी दर्जा बंदी है कि जिस्मानी नशोनुमा अगर बच्चे की होगी तो वो पहले क्या होगा, बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होता है, फिर चलना और दौड़ना सीखता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा डायरेक्ट दौड़ता है और उसके बाद जो है ना वो बाकी चीज़ें बैक स्टेप सीख रहा हो। तो इसलिए ये क्या है, दर्जा बंदी। पहला लफ्ज़ सीखता है, 1-2 सीखता है, उससे वो जो है वो टेबल सीखता है, फिर आगे इकाई के और ज्योमेट्री के सवालात करने के काबिल होता है। इसी तरह पहला लफ्ज़ बोलता है और वही छोटे छोटे लफ्ज़ बन के जुमले बनते हैं और फिर उससे जो है वो पूरी गुफ्तगू करने की उसमें महारत पैदा होती है। तो हर नया अमल जो है, चाहे वो बोलना सीखना है, लिखना सीखना है या कोई भी एक्टिविटी सीखनी है, वो क्या होती है, एक इर्तिकाई अमल के दर्जा व दर्जा रफ्तार के साथ, वक्त के साथ जो है वो उस चीज़ में बेहतरी पैदा होती है। फिर है कि नशोनुमा एक मरबूत अमल है। मरबूत यानी तमाम जो जिस्म में होने वाली नशोनुमा है उसके तमाम पहलुओं में एक रब्त पाया जाता है, ताल्लुक़ पाया जाता है। नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमा पहलू नशोनुमा क्या है। फ़र्द की शख्सियत की 4 अहम जो है वो डायमेंशंस क्या हैं, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती। ये सब पहलू एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। अगर एक हिस्से की नशोनुमा जो है वो बेहतर नहीं होती, उसमें कमी रह जाती है, तो वो दूसरे हिस्से को भी मुतासिर करेगी। या इसी तरह एक नशोनुमा में कोई ख़राबी या तकलीफ़ है, बाकी पहलुओं पर भी जो है वो असरअंदाज होगी। कैसे? जैसे अगर खुदा न खास्ता बच्चा जिस्मानी लिहाज से जो है वो मुसलसल किसी बीमारी का शिकार है, जिससे उसकी जिस्मानी नशोनुमा तो मुतासिर होगी ही, उसका असर उसके जज्बात पे भी पड़ेगा। बिला वजह चिड़चिड़ापन, दूसरों से अलग रहना, जब वो बाकी बच्चों की तरह जो है वो भाग दौड़ या ऐसे काम नहीं कर सकेगा, या फिर वो पढ़ने में पीछे रह जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो उससे अपनी नज़रों में जो है वो दूसरों की निस्बत अपने आप को कमतर समझेगा। तो फिर ये चीज़ जो है वो उसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ ताल्लुकात में भी वो थोड़ा पीछे हटेगा। माशरती नशोनुमा भी उसकी मुतासिर होगी, ज़हनी भी और जज्बाती भी। तो इस तरह एक हिस्से की जो नशोनुमा है वो दूसरे हिस्से की नशोनुमा को भी मुतासिर करती है। फिर ये है कि वैसे तो ये नशोनुमा के असूल हैं, जनरल असूल हैं कि तमाम बच्चों में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन पाँचवा अहम असूल क्या है कि मुख्तलिफ़ बच्चों में नशोनुमा की रफ़्तार मुख्तलिफ भी हो सकती है। यानी ये नहीं है कि तमाम बच्चों में जो है वो एक ही जैसी रफ़्तार हो। आप देखते हैं कि 5 साल के तमाम बच्चे एक ही अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी उनमें हाइट के लिहाज से भी फ़र्क होगा, ज़हानत के लिहाज से भी फ़र्क होगा, चीज़ों को सीखने के लिहाज से भी फ़र्क होगा। लेकिन हो सकता है एक बच्चा जिस्मानी लिहाज से ज़्यादा बढ़ रहा हो, लेकिन दूसरा बच्चा उससे हाइट में छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो ज़हनी लिहाज से उससे ज़्यादा जो है वो ज़हीन हो। तो ये फ़र्क क्यों होता है बच्चों में कि एक ही एज ग्रुप के बच्चे जो है वो एक दूसरे से इतने फ़र्क हों? उसमें 2 अहम फैक्टर माहौल और तवारस, ये 2 चीज़ें हैं जो बच्चे की शख्सियत को मुतासिर कर रही होती हैं। कि वरासत हर एक बच्चे की मुख्तलिफ है, तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें वैसे ही उसकी कद्दो-कामत है, ज़हानत है, जो है वो शक्ल व सूरत है, ये सब चीज़ें उस दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होंगी। इसलिए जो है वो नुमायाँ फ़र्क होता है माहौल और विरासत के असर की वजह से, इसलिए मुख्तलिफ बच्चों में रफ़्तार जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है।
چھٹا اصول یہ ہے کہ کسی ایک بچے میں جو اس کے نشو و نما کے چاروں پہلو ہیں، ان پہلوؤں کی رفتار مختلف بھی ہو سکتی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ مختلف بچوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہے، لیکن اب اگلا اصول کیا ہے کہ ایک ہی بچے کے جو چاروں پہلو ہیں ان کی بھی رفتار مختلف ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات بچے کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کی رفتار برابر نہیں ہوتی. ایک بچہ بعض اوقات جسمانی لحاظ سے تو صحت مند ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتا ہے، لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، یا ذہنی لحاظ سے تیز ہے اور جسمانی لحاظ سے کمزور بھی دکھ سکتا ہے. جذباتی اور معاشرتی نشو و نما میں بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ ویسے بہت ذہین ہے، جسمانی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تنہائی پسند ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ بڑھ کے بات نہیں کر پاتا، یا اتنی خود اعتمادی سے جو ہے وہ لوگوں میں گھل مل نہیں پاتا. تو یہ اس کی معاشرتی نشو و نما باقی رفتار سے کم ہے. ہو سکتا ہے ویسے کلاس کا وہ ٹاپر بچہ ہو، پوزیشن لیتا ہو، لیکن یہ کہ معاشرتی نشو و نما اس کی جو ہے وہ اس میں بھی بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ اکلوتا بچہ ہو، بہن بھائی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایسے بچے کی کمیونیکیشن ذرا کم ہوتی ہے، تو وہ باہر دوسرے بچوں کے ساتھ میں بھی کچھ جھجک، کچھ جو ہے وہ شرماہٹ محسوس کرتا ہو. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے کسی بھی ایک پہلو کو جو ہے متاثر کر سکتی ہیں. اس لیے ایک ہی وقت میں ایک بچے کے جو نشو و نما کے مختلف پہلو ہیں ان کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے. اور آخری اہم اصول کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی نشو و نما میں بھی ان کی جو رفتار ہے وہ مختلف ہوتی ہے. مجموعی طور پر اگر نشو و نما کو دیکھا جائے تو لڑکیوں کو سبقت حاصل ہے، یعنی لڑکوں سے وہ پہلے جسمانی لحاظ سے بھی پہلے زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ان میں تبدیلی نظر آتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے بھی. بالغ ہونے تک لڑکیوں میں نشو و نما کی رفتار جو ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد بالغ پن کے بعد جو ہے وہ لڑکے جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں بچیوں سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ ایک اہم جو ہے نشو و نما کے اہم اصول ہیں. ایسے ٹائپ کوسچن بھی ہے، اور اس میں سے ہر کوسچن علیحدہ سے ایک شارٹ کوسچن بھی ہے کہ جیسے مختلف نشو و نما میں بچوں کی رفتار مختلف ہوتی ہے، کیوں؟ کسی ایک ہی بچے میں نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہوتی ہے، کیسے؟ نشو و نما ایک منظم عمل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ سارے جتنے بھی 7 پوائنٹس ہیں وہ ایک ایک نمبر کا شارٹ کوسچن ہے، اور اوور آل بھی کوسچن آ جاتا ہے کہ نشو و نما کے 2 اصول تحریر کریں. تو اس کو جو ہے وہ دونوں لحاظ سے تیار کریں.